हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मनीष आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान के शिक्षण अधिगम सिद्धांत से संबंधित अब तक यूपी टेट सी टेट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों में जो सिलेक्टेड प्रश्न जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उस प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न दे रहा है, यह कह रहा है सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था। इसमें विकल्प ए दे रहा है पावलोव। पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विकल्प बी है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसमें विकल्प सी है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तथा इसमें विकल्प डी है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। तो इसमें जो विकल्प डी है गेस्टाल्टवाद जो है, यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि गेस्टाल्टवादी लोग ही सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। इस गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी के अंतर्गत 3 मनोवैज्ञानिक आते हैं। इसमें कोहलर, कोफ्का तथा वर्दाइमर हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों को हम लोग गेस्टाल्टवादी कहते हैं। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसमें विकल्प ए दे रहा है E.L. थार्नडाइक। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, क्योंकि जो थार्नडाइक जी हैं, इन्होंने ही प्रयास एवं त्रुटि अथवा प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के बाद इन्होंने इस सिद्धांत में 2 नियम बताए थे। इसको एक पहला नियम जो उसको मुख्य नियम कहते हैं, जो दूसरा नियम उसको गौण नियम कहते हैं। गौण नियमों को इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया तथा जो मुख्य नियम है उसको 3 भागों में विभाजित किया। तो जो मुख्य नियम है, इसमें पहला जो था उसमें तत्परता का नियम था, फिर दूसरा जो था वह अभ्यास का नियम तथा तीसरा प्रभाव का नियम। अब जो इसमें विकल्प बी है पावलोव। पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रयोग कुत्ते पर किया था। वाइगोत्स्की सामाजिक अधिगम सिद्धांत का। तथा जो विकल्प डी है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कह रहा सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। तो विकल्प ए है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। विकल्प बी है विद्यार्थियों द्वारा दी गई गलतियों के कारण का पता लगाना। विकल्प सी है अनुरूपित शिक्षण। तथा विकल्प डी है पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो इसमें जो विकल्प ए है यही सही होगा। जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा उस सिद्धांत में इन्होंने स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग करके उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि जो बालक होते हैं, जब उनके समक्ष कोई भी समस्या आती है, तो जो समाज में जो वयस्क लोग होते हैं उनके द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। तो बालक को दिया गया यह सामाजिक सहयोग ही स्कैफोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रतिक्रिया का विलोपन होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। तो ऑप्शन ए दे रहा है निरंतर पुनर्बलन। विकल्प बी है दंड। विकल्प सी है मौखिक भर्त्सना। विकल्प डी है आंशिक पुनर्बलन। तो जो आंशिक पुनर्बलन है यही सही होगा, क्योंकि जब बालक कोई भी क्रिया को करता है और उस कार्य को करने के बाद जब उसको संतुष्टि नहीं मिल पाती है, यानी जब वो उसमें सफल नहीं हो पाता है, तो वह उस कार्य को करने का जो कार्य कर रहा था उसको छोड़ देता है। तो जब छोड़ देता है तो उस प्रतिक्रिया का धीरे धीरे विलोपन होने लगता है, यानी लोप होने लगता है। तो ऐसे में जब बालक को समय समय पर आंशिक पुनर्बलन दिया जाएगा, यानी जब बालक हतोत्साही होता है तो उसको पुनर्बलन देकर के प्रोत्साहित किया जाएगा, तो उसमें जो है जो विलोपन की क्रिया है यह पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसमें विकल्प डी सही होगा। अब हम लोग 5वें प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है। पहला ऑप्शन है शाब्दिक पुनर्बलन। विकल्प बी है अशाब्दिक पुनर्बलन। विकल्प सी है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। विकल्प डी है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। तो इसमें जो विकल्प सी है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन यही सही होगा। जो पुनर्बलन होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक सकारात्मक तथा एक नकारात्मक, तथा एक अशाब्दिक होता है तथा एक शाब्दिक होता है। जिससे तो जो सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है, जो पुनर्बलन होता है वह बालक को किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। तो जो सकारात्मक पुनर्बलन है यह कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, तथा जो नकारात्मक पुनर्बलन है वह किसी कार्य को करने के लिए हतोत्साहित करता है। तो इसमें जो विकल्प सी है यह सही होगा। अब हम लोग 6वें प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है बंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है। विकल्प ए है निरंतर प्रयासों पर। विकल्प सी है अंतर्दृष्टि पर। विकल्प डी है अनुकरण पर। विकल्प डी है परिपक्वता पर। तो जो बंडूरा हैं इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, और उस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि जो बालक है वह समाज में किए गए कार्यों का अनुकरण करता है, यानी अपने से बड़े लोगों का अनुकरण करता है, और अनुकरण करके ही वह कुछ भी सीखता है। तो इसमें विकल्प सी सही होगा।
अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो जो थार्नडाइक जी हैं उन्होंने 2 नियम दिया था, एक मुख्य नियम तथा गौण नियम। अब मुख्य नियम को उन्होंने 3 भागों में प्रतिपादित किया था। पहला था तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम तथा तीसरा था प्रभाव का नियम। इसमें जो विकल्प सी है वो अनुक्रिया का नियम, यह मुख्य नियम नहीं बल्कि यह गौण नियम के अंतर्गत आता है, इसलिए विकल्प सी सही होगा। अब हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कह रहा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसमें जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने कबूतर पर प्रयोग करके किया था। इसमें जो विकल्प ए है सीएल हल ने प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जबकि थार्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब हम लोग 9वें प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि जो कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? और प्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। तो जो कोहलर हैं इनको गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी कहते हैं। तो यह अधिगम के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था, इसलिए अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। अब हम लोग 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कह रहा सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो जो सीखने एवं भूल का प्रतिपादन किया था इसके प्रतिपादक थार्नडाइक जी हैं। अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कह रहा निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला युग्म है सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। थार्नडाइक बिल्कुल सही है, क्योंकि थार्नडाइक ने इसका प्रतिपादन किया था। विकल्प बी है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, पावलोव ने दिया था, यह भी सही है। विकल्प सी है सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर ने दिया था, यह भी सही है। तथा विकल्प डी दे रहा है कि सीखने का समग्र सिद्धांत सीएल हल ने दिया था। जो सीखने का समग्र सिद्धांत है यह सीएल हल ने नहीं दिया था, यह गलत है। सीएल हल ने प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जो ये सीखने का समग्र सिद्धांत है इसके प्रतिपादक गेस्टाल्टवादी हैं। अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें भी कह रहा सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जो सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन है वह गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने किया था। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के अंतर्गत कोहलर, कोफका तथा वर्दाइमर आते हैं। अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कह रहा अल्बर्ट बंडूरा ने निम्न में से किससे संबंधित है? विकल्प ए सामाजिक अध्ययन सिद्धांत, विकल्प बी व्यवहारवादी सिद्धांत, विकल्प सी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकल्प डी मनोलैंगिक सिद्धांत। तो जो विकल्प ए है सामाजिक अध्ययन सिद्धांत, इसका प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा ने किया था, यानी ए नंबर सही होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो सूझ अथवा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का प्रतिपादन किया था वह कोहलर ने किया था। कोहलर चूँकि एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं और जो अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो गेस्टाल्टवादियों ने किया था, इसलिए विकल्प बी सही होगा। अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कह रहा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने कबूतर पर प्रयोग करके किया था। अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कह रहा अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो विकल्प ए है सामाजिक अध्ययन सिद्धांत से, यही विकल्प सही होगा। अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबद्ध है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, क्योंकि जो अवलोकनीय व्यवहार होता है यह व्यवहारवादियों का देन है, यानी व्यवहारवादी लोग मानते हैं कि अवलोकनीय व्यवहार के द्वारा ही बालक सीखता है। अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? विकल्प ए है सीखने का प्रभाव नियम, विकल्प बी है सीखने की प्रक्रिया का वृत्त नियम, विकल्प सी है सीखने की तत्परता का नियम, विकल्प डी है सादृश्यता का नियम। तो जो इसमें विकल्प ए है प्रभाव का नियम, यही सही होगा, क्योंकि जब बालक के समक्ष कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या को जब वह सॉल्व करता है, जब वह सॉल्व पूरी तरह से कर लेता है तो वह उससे काफ़ी प्रभावित हो जाता है। और जब उसी प्रकार की बाद में समस्या उसके सामने उत्पन्न होती है तो जो पिछली समस्या में जो प्रतिक्रिया उसने किया था फिर उसी प्रतिक्रिया को वह दूसरे समस्या में भी प्रयोग करता है, क्योंकि बालक पहली वाली प्रक्रिया से काफ़ी प्रभावित होता है। इसलिए जो विकल्प ये है प्रभाव का नियम, यह सही होगा। अब हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः की ओर संकेत करती है। विकल्प ए है योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, विकल्प बी है भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता, विकल्प सी है उनके ज्ञान की सीमा, तथा विकल्प डी है आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। तो यानी जब हम लोग बालक के
त्रुटियों का अध्ययन करते हैं तो यह एक प्रकार से बालक की त्रुटियों का अध्ययन करके हम लोग उसका उपचार करते हैं, यानी यह उपचारात्मक युक्तियों को दर्शाता है। विकल्प डी सही है। अब हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, इससे गहन प्रतियोगिता होती है। बिल्कुल नहीं, जब बालक दूसरे बालक का सहयोग करेगा तो उसमें प्रतियोगिता नहीं होगी। विकल्प बी है उच्च नैतिक विकास होता है। विकल्प सी है समूहों में द्वंद्व होता है। बिल्कुल नहीं। विकल्प डी है उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो विकल्प डी सही होगा, क्योंकि कोई भी बालक जब दूसरे बालक का सहायता करता है और जो दूसरा बालक उसको उस सहायता से संतुष्ट होता है तो जो बालक सहायता किया जाता है वो अपने आप को गर्व महसूस करता है, अपनी आत्मसम्मान उसके अंदर विकसित होता है, यानी उसको यह लगता है कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं दूसरे का हेल्प कर रहा हूँ। अब हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है, एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। विकल्प ए दादा आया है की जगह दादाजी आए हैं कहना चाहिए। विकल्प बी दे रहा है आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। विकल्प सी दे रहा है कि बालक को कहना चाहिए अच्छा आपके दादाजी आए हैं। तथा विकल्प डी कह रहा है बच्चे आप सही व्याख्या नहीं बोल रहे हैं, यह बालक से कहना चाहिए। तो जो विकल्प सी है अच्छा आपके दादाजी आए हैं, इस प्रकार का भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यही विकल्प सी सही है। क्योंकि जो बालक होता है वो सामाजिक प्राणी होता है, अपने आसपास में अपने परिवार में जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग उसके परिवार वाले करते हैं उसी को अनुकरण करता है। बालक शुरू से अनुकरण की क्षमता उसके अंदर विकसित होती है, वो अपने आस पड़ोस में जो भी घटनाएं घटित होती है उसको देख करके सीखता है। इसलिए अगर आप किसी को बदलना चाह रहे हैं, किसी बालक को बदलना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये होगा कि आप अपने खुद को बदल लीजिए, बालक आपको देख कर ही बहुत कुछ सीख जाएगा। अब हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें करा सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। तो जो स्कैफोल्डिंग शब्द है इसका प्रयोग वाइगोत्स्की ने किया था। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत में इन्होंने स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग किया था। इस स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग करके उन्होंने यह कहा कि जो बालक है जब बालक के प्रति के समक्ष कोई भी समस्या आती है तो बालक को अन्य जो वयस्क लोग हैं उनके द्वारा सहायता दिया जाना चाहिए, यानी उसको सामाजिक सहायता प्रदान किया जाना चाहिए। तो मनोवैज्ञानिक में यह जो बालक को सामाजिक सहायता प्रदान किया जाता है इसको वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग नाम दिया है। इसका विकल्प ये सही होगा। अब हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहित अर्थ है। विकल्प ए है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। विकल्प बी है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। विकल्प सी है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठ रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धिलांक से कम हो। विकल्प डी दे रहा सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो जो विकल्प डी है सहयोगात्मक समस्या समाधान यही सही है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग किया और इस स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग करके उन्होंने यह कहा कि जो बालक होता है उसको सामाजिक सहायता की आवश्यकता होती है, बालक सामाजिक सहायता के द्वारा बहुत कुछ सीख सकता है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 24 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। तो यानी जो बालक कोई भी प्रतिक्रिया कर रहा होता है तो उस प्रतिक्रिया में अगर उस बालक को आंशिक पुनर्बल मिलता है तो वो उस कार्य को करने में सफल होता है। अगर बालक कार्य करते करते उसमें निसफल हो जाता है तो वो उस कार्य को छोड़ देता है, यानी उसकी प्रतिक्रिया वहीं पे विलुप्त हो जाती है। लेकिन जिस समय उसका कार्य विलुप्त हो रहा होता है, यानी जिस समय वो हतोत्साहित हो रहा होता है, अगर उसको आंशिक पुनर्बलन दे करके उसको प्रोत्साहित कर दिया जाए तो वह उस प्रक्रिया को करने में सक्षम हो जाता है। अब हम लोग 25 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो जो सीखने का नियम था उसको थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने 3 नियम दिया। इन 3 नियमों में पहला था तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम, तीसरा था प्रभाव का नियम। तो जो इसमें विकल्प बी तनाव का नियम है यह गलत है, यानी यही बी ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलो ने प्रयोग किया था। जो संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत है इसमें पावलो ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। विकल्प बी सही होगा। अब 27 नंबर प्रश्न में कह रहा है तत्परता का नियम किसने दिया था। तो जो तत्परता का नियम है उसको थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया था। अब 28 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न कर रहा शिक्षार्थी फैशन शो देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाता है। विकल्प ए प्राथमिक अनुकरण, विकल्प बी है गौण अनुकरण, विकल्प सी है सामाजिक अधिगम। जो विकल्प सी है सामाजिक अधिगम यही सही होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार अथवा जो अल्बर्ट बंडूरा है उनके अनुसार
यह है कि बालक जो है अनुकरण करके ही सीखता है, यानी समाज में जो भी घटना घटित होता है, समाज में जो भी उसको देखने को मिलता है उसी को बालक सीखता है। अब हम लोग 29 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? तो जो अल्बर्ट बंडूरा हैं उन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रस्तुत किया और तथा इस सामाजिक अधिगम सिद्धांत का जो मूल उन्होंने थीम दिया वह अनुकरण दिया। उन्होंने कहा कि जो बालक है वह अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। तो जब समाज में कोई भी हिंसात्मक कार्य होगा तो बालक अगर ऐसे माहौल में रहता है, हिंसात्मक माहौल में रहता है, तो वह हिंसात्मक कार्यों को ही अंजाम देने लगता है, यानी उसी प्रकार के कार्यों को वह सीख जाता है। अब 30 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है आंशिक पुनर्बलन है। विकल्प ए है वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता। विकल्प बी है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। विकल्प सी है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है। तो इसमें जो विकल्प सी है यही सही होगा, और जो विकल्प डी दे रहा है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावशाली है, तो विकल्प सी सही है, क्योंकि जो आंशिक पुनर्बलन है वह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा काफ़ी प्रभावशाली है। क्योंकि अगर किसी को बार बार हम कई कार्य करने के लिए अगर प्रेरित करेंगे तो वह उस चीज़ से इरिटेट हो जाता है, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा उसको इरिटेशन होने लगती है। लेकिन जब उसको समय पर जब ऐसा लगता है कि नहीं अब वो अपने मार्ग से भटक रहा है, उस कार्य को नहीं कर पा रहा है, उसके बाद उसको थोड़ा सा प्रोत्साहित कर दिया जाए तो फिर वह अपने कार्य में लग जाता है। इस प्रकार का जो आंशिक पुनर्बलन है यह काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होता है। विकल्प सी इसमें सही है।